हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियर केम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने वर्क डन का रिलेशन डिराइव किया और वो वर्क डन का रिलेशन जो था ना वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में था, पर इस बार हम जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, अब ये जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आइसोथर्मल में, तो ये आइसोथर्मल का एक्चुअली मीनिंग यहां पर क्या होता है इसको जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। मींस आपको अगर एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, बट यहां पे तो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्ट डिपेंड करता है एनर्जी के साथ में, है ना। तो अगर टेम्परेचर एनर्जी के साथ में रिलेट करता है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है, जो आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, तो हीट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, जो कि हम चाहते हैं। इसीलिए जो वर्क डन के डेरिवेशंस है ना, चाहे वो रिवर्सिबल रहे या इरिवर्सिबल रहे, आपको वो आइसोथर्मल प्रोसेस में ही कैलकुलेट करने हैं। समझे? चलो देखते हैं। तो आज के इस डेरिवेशन में हम पढ़ते हैं डब्ल्यू मैक्स का इक्वेशन। काफी जबरदस्त है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाने का चांसेस है। वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, पर तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो मैं हेडिंग नहीं देता हूं, आप ये थंबनेल से समझ जाइए या फिर समझिए, क्योंकि जगह ज्यादा लगेगी, डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है ना, शायद मैं भी ना दिखूं आपको। अब देखिए, आप मान के चलिए कि आपके पास में ना एक सिलेंडर आपने लिया और वहां पे एक पिस्टन फिट किया। ठीक है, ये पिस्टन है। अब ये पिस्टन पहले वहां था, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये पिस्टन यहां पे नीचे आ चुका है, तो पिस्टन पहले यहां पे था, तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि पहले यहां था और अब पिस्टन यहां पर आ चुका है। कहां पर? यहां पर। ठीक है, तो अब इसे इलेबोरेट कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पर आपके लिए। ठीक है, कंसिडर ए सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, है ना। अब फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब क्या है, जिसको हम इजीली मूव कर सके अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इजीली अपवर्ड जाना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा की अमाउंट की जो हीट है ना वो सप्लाई करना पड़ेगा पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। सो कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हैविंग ये एच है। ठीक है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, तो आपको ये जो पिस्टन मिल रहा है, ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। लेट कैपिटल जो पी है ना, इज एन एक्सटर्नल प्रेशर। कैपिटल पी क्या है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि सराउंडिंग से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो लेट पी इज एन एक्सटर्नल प्रेशर एंड V1 and V2 are initial and final volumes। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ये भी लिख लेते हैं हम रिस्पेक्टिवली। अब यहां पे जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था वो एक्सटर्नल प्रेशर था, है ना। अब सिलेंडर में जो गैस है वो कौन सी है? आइडियल गैस है। सो कंसीडर कितनी है वो? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट इनसाइड ए सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के अंदर में है और उसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। वो ये डिस्क्राइब किया आपने। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर में उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि डेरिवेशन की शुरुआत अब जो हो रही है। ठीक है, इफ वी डिक्रीज एन एक्सटर्नल प्रेशर
है ना, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं बाय कितने से, बाय एन अमाउंट डीपी, देन अभी देखिए, अब समझने की कोशिश करिए। अब आपके पास में एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर के ऊपर में आपने पिस्टन रखा है, सिलेंडर के अंदर में गैस है और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, और एक्सटर्नल प्रेशर आपने क्या किया, थोड़ा सा कम किया। कितने अमाउंट से कम किया, डेल पी, स्मॉल चेंज डेल पी से। तो जो फाइनल प्रेशर बचेगा, जो बचेगा, पहले कितना था, कैपिटल पी था, अब आपने वो कैपिटल पी से यानी टोटल प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर कम किया, तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा, रिजल्टेंट प्रेशर कहेंगे उसे हम। देन रिजल्टेंट प्रेशर विल बी, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट प्रेशर विल बी P माइनस डेल पी हो जाएगा ना, है कि नहीं। अब देखिए कैपिटल P जो है ना वो कितना है, 1 है, 1 एटमॉस्फेयर है मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल P जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब उसमें से आपने छोटा सा एकदम फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज किए, कितना, 0.1 पकड़ लेते, तो फाइनल कितना बचा, 0.9 ना, तो 0.9 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो 1 माइनस 0.1 तो 0.9 हो जाएगा। समझ में आया ना, बस ऐसा ही, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्टेंट प्रेशर P माइनस डेल पी है, देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी गिवन एज। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या आएगा, अब यहां से डेरिवेशन की असली शुरुआत होती है, ठीक है। देयरफॉर W इक्वल्स टू व्हाट, माइनस P डेल्टा V है ना, बट फॉर स्मॉल चेंज, जब हम छोटा सा चेंज करेंगे, बट फॉर स्मॉल चेंज अबोव इक्वेशन बिकम। अब अगर हम स्मॉल चेंज करेंगे, स्मॉल चेंज क्यों करना है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम करते हैं तो जाहिर सी बात ये जो पिस्टन ये थोड़ा सा ऊपर सरकेगा, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और जब ये थोड़ा सा ऊपर सरक जाएगा तो आपका ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V2, और जो सरक गया ना, यानी जो पिस्टन थोड़ा सा पुश हुआ, आगे में खसक गया, कितना, थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा सा ही सरक गया है तो जाहिर सी बात है वर्क भी थोड़ा सा ही मिलेगा, जो कि पूरे टोटल वर्क के कंपैरिजन में एकदम निग्लिजिबल वर्क रहेगा। तो इसको हम स्मॉल चेंज इन वर्क से डिनोट करेंगे, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल W की जगह डेल W इक्वल्स टू माइनस P की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रिजल्टेंट प्रेशर क्या है, P माइनस डेल P, समझे ना, और ये डेल्टा V की जगह हो जाएगा डेल V। इनमें आप मतलब समझ लीजिए, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज डिफरेंस, डेल का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंस। मीन्स आपका टोटल वॉल्यूम अगर 1 लीटर होगा, उसमें से 1000 ml है ना, 1000 ml है ना, तो 1000 ml में से समझ लीजिए 1 ml, तो 1000 ml में से अगर 1 ml है, बहुत ही निग्लिजिबल हुआ ना, तो 1000 ml को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, 1 ml को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल V से, समझे, ठीक है, क्योंकि स्टेप थोड़ा सा ही चेंज हुआ, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप चलती है प्रोसेस, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, देयरफॉर डेल W इक्वल्स टू, अभी माइनस साइन कहाँ से आए, इसके पहले की वीडियो में आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको बताया है अपोजिंग प्रेशर होने की वजह से, एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से ये माइनस साइन है, ठीक है, ओके। माइनस साइन जैसे कि वैसा रखते हैं हम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P डेल V माइनस डेल P इंटू डेल V, राइट। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि डेल P इंटू डेल V ये इतना छोटा है, इज वेरी वेरी स्मॉल, so that it can be neglected, हम उसको ना नजरअंदाज कर सकते हैं। वो इतना छोटा क्या, अभी समझ सकते हैं ना आप, 1000 ml में 1 ml क्या है, कुछ भी नहीं है ना, जाने दीजिए ना, समुद्र के अंदर से अगर आपने 1 लोटा पानी निकाला क्या फर्क पड़ रहा है ना, वैसा ही कुछ। तो अभी बचेगा क्या, डेल W इक्वल्स टू माइनस, अब ये तो निगलेक्ट कर दिए, बचा क्या, माइनस P डेल V, तो ये हो गया स्मॉल चेंज। ये जो वर्क आया ना आपके सामने, ये वाला, ये जो वर्क आता है, ये वर्क है आपका सिंगल स्टेप का। रिवर्सिबल प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में होती है,
मल्टीपल स्टेप्स में अगर होती है और ये अगर एक ही स्टेप का है तो मुझे सभी स्टेप्स के वर्क का समेशन में एडिशन करना होगा। अब इतना एडिशन मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो डेरिवेशन आया है, ये जो इक्वेशन आया है, इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक इंटीग्रेट करने के बाद में हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। और वैसे भी थर्मोडायनामिक्स कहता ही है कि मुझे सिंगल स्टेप्स के बारे में मत बताइए, पूरा टोटल कर लीजिए, बाद में एक साथ बताइए, क्योंकि हर एक स्टेप में क्या चेंजेस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं वो वेरिएशंस नहीं चाहता, ऐसा थर्मोडायनामिक्स कहता है। ठीक है, चलिए फिर अब क्या करेंगे, हम इसे करते हैं इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या चेंज हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम ही बदला ना, कहां से कहां तक, V1 टू V2 तक। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P del V, और ये हो जाएगा आपका V1 टू V2, है ना, V1 से V2 तक है, इनिशियल फाइनल। ठीक है, अब स्मॉल वर्क का अगर इंटीग्रेशन किया आपने तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक स्टेप का वर्क ऐड कर रहे हैं, और जब हर एक स्टेप का वर्क जब आप ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा ना। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ dW को डायरेक्ट लिखते हैं W max, और ये W max का डायरेक्ट मीनिंग क्या होगा, यू विल गेट अ मैक्सिमम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, आइसोथर्मल अगर होगा तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। माइनस साइन को बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन के, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P del V। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लीजिए ये है आपका इक्वेशन 1, मान लीजिए। अब बताइए मुझे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या फिर केमिस्ट्री में मैं आपको एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा, तो याद रखिएगा जनरल गैस इक्वेशन ये क्या होता है, पता है आपको, जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT एंड दैट इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे तब जाके ये इक्वेशन आएगा। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को हम राइट में शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। अब देखिए हमने ये जनरल गैस इक्वेशन क्यों लाया, क्योंकि हमारा यहां पर इक्वेशन ना ये रुक गया। रुक क्यों गया, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्या करेंगे आप, मैक्सिमम चेंजेस क्या कर सकते हैं आप, वही आएगा ना, P V2 माइनस V1। तो ये तो वही डेरिवेशन हुआ जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में था। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेरिवेशन अलग आए, इसलिए ये जो प्रेशर दिख रहा ना आपको, इस प्रेशर की जगह कोई और वैल्यू रख सके, इसलिए हमने जनरल गैस इक्वेशन को लाया। तो ये जो P है, ये प्रेशर का जो वैल्यू आया है nRT अपॉन V, इसको हम यहां पर पुट करेंगे। समझ में आया ना, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिखता हूं, क्या लिखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इन इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, है ना। अब ये इक्वेशन में हम ये वाले P का वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छे से देखिए, हमें ये P का वैल्यू जो nRT अपॉन V है ना, ये पुट करना है। क्या आएगा, देयरफॉर W max इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2। देखिए क्या रख रहे हैं हम, nRT अपॉन V, P की जगह क्या रख रहे हैं हम, nRT अपॉन V इंटू ये डेल V जैसे कि वैसा। ठीक है, अब यहां पर बट मैं आपको एक बात बता दूं, N जो कि गैस जो फिल हुई है ना, ये देखिए ये सिलेंडर के अंदर में जो गैस है ना, N नंबर ऑफ मोल्स, वो गैस उतनी की उतनी है ना। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, गैस एक्सपांड हो रही है, पर गैस लॉस नहीं हो रही है। हीट लॉस होगी, गैस लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि सिलेंडर लीक नहीं है ना। ठीक है, तो गैस लॉस ना होने की वजह से आपने जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे वो तो उतने ही रहेंगे, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। सो N, दूसरा है R, ये तो वैसे ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि ये कांस्टेंट है करके। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखे, सो nRT ये क्या है, R कांस्टेंट्स। समझे स्टूडेंट्स। तो अगर nRT अगर ये कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं, और वैल्यू बदलेगी नहीं तो इंटीग्रेशन लगा के फायदा नहीं। तो इंटीग्रेशन इन तीन लोगों को लागू नहीं होगा, इसलिए इंटीग्रेशन की उनको ना बाहर निकाल देते हम।
क्या आएगा फिर, डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, ये एनआरटी को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एनआरटी बाहर आ गए, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, v1 टू v2, ये v को इसके डिवाइड में डाल देते हैं, सो डेल v अपॉन v। समझे अभी? अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, ये जो डेल v अपॉन v है ना, इसका एक्चुअली मीनिंग आपको क्या लगता है, क्या है? डेल v मीन्स स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, कैपिटल V मीन्स टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 1000 ml है, वो 1000 ml में कितना चेंज हुआ, 1 ml का। इसका मतलब पहले कितना था, 1000, बचा कितना है, 999। तो डिफरेंस कितना आया, 1 ml का। वो 1 ml का डिफरेंस आता है तो मुझे कैसे शो करना होगा, पहले इतना लिया था, अब इतना चेंज हुआ, बचा इतना, मीन्स 1000 माइनस 1 इक्वल्स टू 999, राइट ना? तो ये वैसा ही कुछ है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम। आपको इतने ही मार्क्स मिलते हैं ना, केमिस्ट्री में 99 मिलेंगे आउट ऑफ 100, या फिर 100 आउट ऑफ 100, पर वो तो बनी हो जाएगा, वो जाने दीजिए, ठीक है। तो डेल वी का मतलब आपको मान लीजिए 99 मिले, चलो 1 पकड़ लेते हैं ना, ये गलत हो जाएगा पर मेरी दुआ नहीं है ऐसी। तो ये मान लीजिए 1 है आउट ऑफ 100, समझे अभी? ऐसा है। तो वो कितना है पर 1 यानी आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100 मीन्स हाउ मच, इट्स v2 माइनस v1। तो अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को ना रिमूव करते हैं। तो आप एक बात याद रखिएगा, आपके मैथ्स के सर ने बताए होंगे आपको, जब भी हम इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं तो वहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगती है। कौन सी? लॉग की। तो कैसे लगेगी लॉग की प्रॉपर्टी, ये माइनस एन आर टी जैसे कि वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ राइट हैंड साइड में है तो यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग टू द बेस ई, है ना, एक्सपोनेंशियल लॉग टू द बेस ई, ये हो जाएगा v2 मीन्स फाइनल माइनस लॉग टू द बेस ई इनिशियल v1। समझे अभी? ये समझ में आया ना, है ना? इंटीग्रेशन हटाए तो लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। v2 माइनस v1 क्यों किए? क्योंकि टोटल वॉल्यूम में से छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, तो कितना, 1000 माइनस 1। समझे अभी? सो दिस इज 1000 माइनस 1, पहले इतना था, इतना चेंज हुआ, बचेगा जो भी वो रहेगा आपका फाइनल। ये हो गया। अब W max इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। अब लॉग में माइनस कब होता है स्टूडेंट्स? हमने बहुत बार न्यूमेरिकल में पढ़े, जब वो डिवीजन में हो। तो क्या आएगा, v2 अपॉन v1, है ना? हम नजदीक पहुंच रहे हैं। तो एन आर टी जैसे कि वैसा रहेगा, वो कांस्टेंट है, पर लॉग में जब माइनस, अच्छा लॉग में माइनस कब होता है, जब वो डिवीजन में होगा, है ना? हम करते हैं ना कि 50 डिवाइडेड बाय अगर 40 होगा तो 50 का लॉग लेते हैं, 40 का लॉग लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वैसा ही है ना? तो डिवीजन में है तो सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा। अब लॉग तो हमने लगा दिए, अब क्या करेंगे हम, चेंजिंग log e टू log टू द बेस 10। अब हमें क्या करना है, log e से log 10 में चेंज करना है। तो अब ये हमारे पूरे सिलेबस का ये पहला डेरिवेशन है, ऐसा वाला जिसमें log की प्रॉपर्टी लगी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब कभी log e से log 10 में हम चेंज करेंगे ना, तो वहां पर एक नंबर आता है, वो नंबर होता है 2.303। ये नंबर कहाँ से आया? मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए, लॉग टेबल निकालिए, ठीक है? लॉग टेबल निकालने के बाद सबसे नीचे में, जहाँ पर लॉग देखते हैं ना, लॉग की वैल्यू सबसे नीचे में, लॉग टेबल के सबसे बॉटम में देखिए, जहाँ पर पेज नंबर होता है, वहाँ पर कुछ मैटर लिखा है। वो मैटर को ज़रा अच्छे से पढ़िए। वहाँ पर लिखा है INX इक्वल्स टू LN, ऐसा लिखा है कुछ तो भी। वहाँ पर दिया है कि जब आप इंटीग्रेशन हटाते हैं तो log e आता है, जब log e से log 10 करते हैं तो वो नंबर आता है जो हमें यहाँ पर चाहिए है, ठीक है? कैसा? तो वो नंबर क्या है, W max इक्वल्स टू log e से log 10 में चेंज करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, कहा मैंने, 2.303 log टू द बेस 10 हो जाएगा, v2 अपॉन v1, ठीक है? अब ये हो गया। अब ये आपका W max का डेरिवेशन आ गया है।
अगर यहाँ तक आपने लिखे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और 2 मार्क का अगर होगा तो यहाँ तक ही लिखिएगा, क्योंकि आगे में और है। और वो क्या है, देखिए ये हो गया, बट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, चलो इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं, है ना। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हम एंट्रेंस में देखेंगे। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, V1 को राइट में शिफ्ट करते और P2 को लेफ्ट में, क्या आएगा स्टूडेंट्स, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू व्हाट, V2 अपॉन V1। हाँ समझ गए होंगे आप। अब इससे क्या समझ में आता ना, V2 अपॉन V1 जो यहाँ दिख रहा है इक्वेशन 2 में, क्या मैं इसकी जगह P1 अपॉन P2 रख सकता हूँ, हमें रखना पड़ेगा। क्यों, ये डेरिवेशन में भले ही ज़रूरी नहीं है, पर जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना तब बहुत काम का है। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। पुट वैल्यू ऑफ V2 अपॉन V1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 अभी वहाँ पर तो उतनी बड़ी जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ ये भी लिख दूँ, शायद आपको दिख जाएगा। हाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर W max इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। ये हो गया आपका प्रेशर के टर्म्स में W max का डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। बस अब लास्ट स्टेप, वो लास्ट स्टेप क्या हो सकती है और वो आपको लिखना ज़रूरी है क्या। मैं अभी मुझे काम करता हूँ, लास्ट स्टेप लिखने के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या क्या लिखना होता है। ये आपने पहले तो लिख दिया होगा, तो लिख लिए भी, ठीक है। क्या लिखना होता है ना, एक्सप्रेस करना होता है टर्म्स को, वेयर n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कौन सी गैस, आइडियल गैस। व्हाट इज मीन बाय R, इट्स UGC। UGC मीन्स अंडर ग्रेजुएट वाला नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और दूसरा है देन टेम्परेचर, T रिप्रेजेंट टेम्परेचर, पर ये टेम्परेचर किस में होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। देन V1 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, देन V2 मीन्स फाइनल वॉल्यूम, देन P1 मीन्स इनिशियल प्रेशर। ऐसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि फाइनल वाला लिख सके, और ये है P2 दैट इज फाइनल प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये W max की डेरिवेशन को ना क्लियरली सॉल्व किया। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेप्स में तकलीफ होती है या फिर समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं उसी पे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, हर एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, समझने की कोशिश करिए। बाद में आपको रियलाइज होगा कि डेरिवेशन काफ़ी आसान था जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हुआ आज की इस वीडियो का W max का डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वर्क डन का डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि नया टॉपिक ऐड हुआ है आपको सिलेबस में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।